अभी तक हम लोगों ने क्लास 9 में जो गुरुत्वाकर्षण पाठ है, उसका 2 चर्चा कर चुके हैं। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आज हम लोग आगे का चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग सीखेंगे कि द्रव्यमान और भार होता क्या चीज़ है। तो चलिए लिख लेते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मास, ठीक है। और एक क्या हुआ हम लोग का भार, भार जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, वेट। वेट तो बोलचाल के भाषा में हम लोग जो द्रव्यमान है और मास है दोनों को एक ही समझते हैं, लेकिन दोनों में बहुत काफी अंतर है। तो चलिए इन्हीं को देखना शुरू करते हैं कि द्रव्यमान रियल में है क्या और भार रियल में है क्या। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अब सपोज कीजिए कि हम आपको एक ईंट दे दिए। अब ईंट को तोड़ना शुरू किए, अब तोड़ तोड़ के पूरा उसको पाउडर जैसा बना दिए। तो उससे जो पाउडर बना वो क्या चीज है, मिट्टी है। तो उस ईंट में क्या चीज है, मिट्टी है। उसी तरह से अगर हम आपको दे दिए लकड़ी का एक बॉक्स, उसको आप तोड़ते जाइएगा तो क्या होगा, लकड़ी का छोटा छोटा कण बनेगा जिसको लुगदी कहा जाता है। तो मतलब लकड़ी का पाउडर मिलेगा। तो जो लकड़ी का बॉक्स हम दिए हैं उससे क्या निकला, लकड़ी। और जो ईंट दिए थे उसमें क्या निकला था आपको, ईंट से निकला था मिट्टी। उसी तरह का हम लोहा का अगर बॉक्स देंगे और उसको आप तोड़ तोड़ के पूरा पाउडर जैसे कर दीजिएगा तो क्या मिलेगा, वहां से आपको लोहा का चूर्ण मिलेगा। तो हर एक चीज में क्या रहता है, कुछ ना कुछ उपस्थित रहता है। ईंट में मिट्टी उपस्थित है कि नहीं। ईंट जो लकड़ी का बॉक्स दिए, सॉरी ब्लॉक दिए, उसमें क्या चीज है, लकड़ी है। उसी तरह से हम अगर आपको लोहा का ब्लॉक दिए तो उसको जब आप तोड़िएगा तो वहां से क्या निकलेगा, लोहा का ही कण निकलेगा। तो किसी भी वस्तु में जो पदार्थ उपस्थित है उसका मात्रा को कहा जाता है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान क्या हुआ, तो किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा क्या कहलाता है हम लोग का, द्रव्यमान कहलाता है। द्रव्यमान कहलाता है। तो मेरे अंदाज से आपको द्रव्यमान क्या है ये समझ में आ गया होगा। और द्रव्यमान को जो है मापा जाता है केजी में। तो द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होगा हम लोग का, केजी होगा। ठीक है। तो दो बात तो समझ में आ गया कि द्रव्यमान क्या है, तो कोई भी वस्तु में जो भी पदार्थ उपस्थित है तो कितना उसमें उपस्थित है उसी को कहते हैं हम लोग उसका द्रव्यमान या तो मास। और उसको मापते हैं हम लोग केजी में। और यह एक अदिश राशि है। क्या है, यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि है मतलब जब हम कहते हैं कि वस्तु का द्रव्यमान 5 केजी है तो हमको तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि 5 केजी पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, ऐसे बताने की तो जरूरत नहीं पड़ता है। इसीलिए द्रव्यमान जो है वो क्या है, हम लोग का अदिश राशि है। तो मेरा अंदाज से ये द्रव्यमान है क्या, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको किस चीज से मापा जाता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ ये सदिश से या अदिश कैसे है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें दिशा नहीं है। आप ही सोचिए ना, अगर मान लीजिए आप बाजार गए, बाजार से बोलिएगा कि 2 केजी आलू दीजिए, तो 2 केजी आलू आप लेकर के आते हैं तो उसमें कोई पूछता है कि पूरब के, पश्चिम के, उत्तर के, दक्षिण। लेकिन अगर हम बोले कि आप गाड़ी को धक्का मारिए तो आप जरूर पूछेगा कि सर गाड़ी को आगे की ओर ढकेलना है कि पीछे की ओर ढकेलना है। तो क्या होता है, बल के लिए दिशा का जरूरत पड़ता है, लेकिन ये द्रव्यमान में दिशा नहीं होता, इसलिए ये क्या है, हम लोग का अदिश राशि है। इसके बाद क्या चीज में चर्चा करेंगे हम लोग, ये वेट या तो क्या कहा जाता है इसको, भार। भार क्या चीज है, भार या तो वेट। ठीक है, भार या तो वेट। तो ये जो वेट या तो भार है वो क्या है, तो पृथ्वी सभी वस्तु को अपना केंद्र की ओर खींचता है। ये चीज को हम लोग पहले ही चर्चा से जान रहे हैं। तो पृथ्वी जो है किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचता है और हर एक वस्तु को वो अलग अलग बल के द्वारा अपनी ओर खींचता है। भारी वस्तु रहेगा तो उसको जोर से खींचेगा, अगर हल्का वस्तु है तो उसको धीरे धीरे खींचेगा, लेकिन खींचेगा जरूर। तो किसी भी वस्तु को पृथ्वी जितना बल से नीचे की ओर, मतलब अपना केंद्र की ओर खींचता है, उस बल को कहा जाता है भार।
तो भार क्या हुआ, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर खींचती है, केंद्र की ओर खींचती है, और खींचती है, उस बल को क्या कहते हैं बच्चों, भार कहा जाता है, भार कहा जाता है। अब देखिए पृथ्वी हर एक वस्तु किधर खींचता है, नीचे खींचता है, मतलब क्या हुआ, इसका दिशा भी है। तो भार में क्या होता है, दिशा होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज में और भी लिख लेते हैं, भार का फॉर्मूला क्या हुआ, भार ये W इक्वल टू, देखिए हम क्या बोले कि पृथ्वी जितना बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है उसको कहते हैं क्या चीज, भार। और किसी वस्तु में लगाया गया बल किसके बराबर होता है, तो उसका द्रव्यमान, जैसे बल जो है F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है ना, पहले ही पढ़े न्यूटन के गति का दूसरा नियम में। तो किसी वस्तु में लगने वाला जो बल है उसको अगर आपको निकालना है तो उस वस्तु का द्रव्यमान और उसका जो एक्सेलरेशन है, त्वरण है, उसको गुना कर दीजिएगा तो बल निकल जाता है। तो वही काम यहाँ हम लोग को करना है। तो ये जो भार है, भार किसके बराबर होगा, तो पृथ्वी जितना बल से वस्तु को नीचे की ओर खींच रहा है, मतलब कहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है। और वो कितना के बराबर होगा, तो वस्तु का द्रव्यमान वो कितना के बराबर होगा, तो वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो मान के चलिए कि वस्तु का द्रव्यमान m है और गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है, g, स्मॉल g द्वारा सूचित करते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर हो गया g। तो इसलिए हम लोग का फार्मूला क्या हुआ, W इक्वल टू mg, ये हो गया हम लोग का एक फार्मूला। इसको आपको याद करके रखना है कि W इक्वल टू क्या होता है, mg, ठीक है। अब चलिए फिर से तभी लोग बताते हैं क्या कि पृथ्वी क्या करता है, किसी भी वस्तु को अपना केंद्र की ओर खींचता है, मतलब क्या, इसमें दिशा है, इसलिए भार क्या होगा, सदिश होगा कि अदिश होगा, तो पक्का बात है कि ये क्या होगा, मेरा सदिश राशि होगा। तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा कि भार जो है, भार एक नहीं अच्छा भार को क्या चीज में मापते हैं उसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद सदिश सदिश में बात करेंगे। भार का SI मात्रा क्या हो सकता है, अंदाजा लगाइए। तो भार का SI मात्रक, सोचिए कि भार भी क्या है, बल है ना, अब बल का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, इसलिए ये जो भार है, भार का भी SI मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा। तो भार का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन ब्रैकेट में आप N भी लिख देना, न्यूटन होता है तथा यह कैसा है, कैसा राशि है, सदिश राशि है ना, सदिश राशि है। सदिश राशि मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी है, कि इसमें दिशा है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी हर एक वस्तु को अपना केंद्र की ओर नीचे की ओर खींच रहा है, मतलब कि भार में दिशा है, तो ये सदिश राशि है। अब हम लोग का क्वेश्चन पूछता है कि ये द्रव्यमान और भार में अंतर क्या होता है। तो क्या पूछेगा हम लोग को कि भार और द्रव्यमान में अंतर, ठीक है। भार और द्रव्यमान में अंतर अब हम लोग देखेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपको पूछता भी है। तो ऐसा जब क्वेश्चन रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, एक साइड लिख लीजिएगा द्रव्यमान और एक साइड में लिख दीजिएगा भार, बीच में खींच दीजिएगा लाइन, यहां पर भी आप एक लाइन खींच दीजिएगा। अब इसमें पॉइंट देते जाएंगे और लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले बात, द्रव्यमान जो है इसका परिभाषा ही यहाँ लिख दीजिए। तो परिभाषा क्या कहता है, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान कहलाता है। तो क्या है, तो किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है।
द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, और उधर भार का भी परिभाषा दे दीजिए। तो भार का परिभाषा क्या है? तो पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचता है, तो क्या है? तो पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल से अपनी केंद्र की ओर खींचती है, केंद्र की ओर खींचती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे भार कहा जाता है। भार कहा जाता है। दोनों में क्या किया, एक एक पॉइंट जो है वो कहाँ से ले आए? इनका परिभाषा ही से ले आए। थोड़ा सा अच्छा से लिखिएगा, मेरा जगह नहीं इसलिए थोड़ा सा छोटा छोटा भी लिखने का कोशिश किए हैं, और थोड़ा सा मतलब सटा करके लिखा हुआ है, आप थोड़ा इसको साफ से लिखिएगा। अब दूसरा पॉइंट में बात कर लेते हैं कि ये क्या चीज है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है? तो ये अदिश राशि है ना, ये क्या है? अदिश राशि है, अदिश राशि है कि नहीं? और ये क्या चीज है हम लोग का? सदिश राशि है। ये दूसरा पॉइंट में क्या है? सदिश राशि है। क्लियर हो गया? अब चलिए तीसरा पॉइंट देख लेते हैं इनका। चलो इसको भी टू इस तरह से लिख दिया। यहाँ पर तीसरा पॉइंट में क्या करना हम लोग को? तो इसका एसआई मात्रक बोल दीजिए। तो इसका एसआई मात्रक क्या चीज है? देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है केजी। तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक क्या चीज है? मात्रक क्या होता है आप लोग जानते हैं? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या चीज? केजी होता है, केजी होता है। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? भार का। तो देखिए भार का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। भार का, ये तीसरा नंबर है, भार का एसआई मात्रक क्या होता है हम लोग का? न्यूटन होता है। न्यूटन एन होता है। एक और पॉइंट जो बहुत मजेदार है और समझने वाला भी है, वो ये कि द्रव्यमान जो है ना, कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो है वो जगह के हिसाब से नहीं बदलता है, लेकिन भार बदल जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब जैसे मान लीजिए मेरा अर्थ है, तो अर्थ जानते हैं ना, हल्का सा चिपटा है ना बीच में, इस तरह से पूरी तरह से जो गोल बनाते हैं ना वो पूरे करेक्ट नहीं है, बीच में हल्का सा दबा हुआ है। अब सोचिए यहाँ पर यह केंद्र हुआ, आपको क्या लगता है इसका दूरी और इसका दूरी क्या सेम होगा क्या? जाहिर सी बात है ये जो दूरी है वो ज्यादा है और ये दूरी कम है। और हम लोग पढ़े हैं क्या कि F इक्वल टू क्या होता है? G m1 m2/r²। कहने का मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, और ये जो बल है यही तो वस्तु का भार है। अब सोचिए यहाँ पर ये क्या है? ज्यादा है, और यहाँ पर ये जो है वो क्या है? कम है। तो इसलिए अगर वस्तु यहाँ पर है, ये देखिए इस रेखा पर है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? भूमध्य रेखा कहते हैं। अगर वस्तु जो है भूमध्य रेखा पर है तो उसमें ये r जो है ना, इसका त्रिज्या, पृथ्वी की जो त्रिज्या है ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा तो उसमें लगने वाला बल कम हो जाएगा, और बल कम हुआ तो मतलब क्या हुआ? भार कम हुआ। ठीक है, और जब वस्तु को हम यहाँ पर रखते हैं तो उसके लिए ये जो त्रिज्या है वो क्या हुआ? इसकी तुलना में ये कम है। ये कम रहेगा तो ये क्या होगा? ज्यादा होगा, और ये ज्यादा होगा तो क्या होगा? हम लोग का जो भार है वो मेरा ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए आप अगर दिमाग लगाइएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से अगर हम ध्रुव की ओर बढ़ेंगे, भूमध्य रेखा से इधर धीरे धीरे ध्रुव की ओर बढ़ेंगे, तो वस्तु का वजन धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, और इधर फिर बढ़िएगा तो धीरे धीरे वस्तु का वजन घटने लगेगा। फिर यहाँ से अगर नीचे आइएगा तो फिर से धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर इधर आइएगा धीरे धीरे घटेगा, है ना? तो क्या हुआ? हम मेरा कहने का मतलब ये है कि भार जो है वो जगह के हिसाब से इधर उधर कीजिएगा ना, तो क्या होगा? इस भार का मान जो है वो घटेगा, चेंज होगा। मतलब घटेगा ही कहना ठीक नहीं रहेगा, चेंज होगा, मतलब घट भी सकता है बढ़ भी सकता है।
लेकिन क्या होगा कि द्रव्यमान जो है या मास जो है वो नहीं बदलेगा। आप सोचिए कि हम आपको ईंट दिए, ईंट को पूरा तोड़ करके मिट्टी इतना निकाले, तो अगर आप इस इतना मिट्टी को दूसरा जगह भी ले जाइएगा तो इतने ना रहेगा कि कम ज्यादा होगा, नहीं होगा। तो इसलिए द्रव्यमान जो है वो चेंज नहीं होता है, लेकिन भार जो है वो जगह के हिसाब से चेंज होता है। तो द्रव्यमान हर जगह प्रत्येक 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 जगह क्या रहता है, समान होता है, समान समान होता है। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, जगह बदलने से भार चेंज हो जाता है। इसको आप अपने से लिख लीजिएगा, मेरा नीचे जगह नहीं बन रहा है इसके चलते। तो यहाँ पर क्या लिख लीजिएगा कि भार जगह बदलने से बदल जाता है। तो मेरे अंदाज से अभी आपको द्रव्यमान क्या है, भार क्या है, इनमें क्या अंतर है, ये आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी का वस्तु का वजन जो है वो ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होती है यहाँ पर। क्यों होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं आगे का टॉपिक। तो अब आगे हम लोग को चर्चा करना है इस टॉपिक पर कि किसी वस्तु का चंद्रमा में भार कितना होगा। तो उसके लिए चलिए हम लोग सबसे पहले मान लीजिए कि ये हम मून बना लिए, चंद्रमा बना लिए। ये क्या है, मेरा मून है। और अर्थ भी चलिए बना ही लेते हैं। ये देखिए ये मेरा अर्थ हो गया, अर्थ बना लिए। ठीक है, एक बार एक वस्तु को यहाँ रखेंगे जिसका द्रव्यमान मान के चलिए m है, और फिर वस्तु को यहाँ रखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि आखिर पृथ्वी में किसी वस्तु का भार और चंद्रमा में किसी वस्तु का भार में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो वही चीज को चलिए यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेंगे। माना कि m द्रव्यमान की वस्तु को कहाँ कहाँ रख रहे हैं, चंद्रमा और पृथ्वी में रखा जाता है। तो इनका क्या करना है, भार निकालना है। इसलिए वेट इन मून WM लिख दिया। तो WM मतलब क्या हुआ, फोर्स ड्यू टू मून होगा। और हम लोग पढ़े हैं कि जो किसी वस्तु में जो बल लगता है वो गुरुत्वाकर्षण के नियम का अनुसार क्या होता है, G m1 m2 by r स्क्वायर। तो m1 मतलब चलिए वस्तु के द्रव्यमान को मान लेते हैं m, और m2 मतलब चलिए मान लेते हैं कि मून का द्रव्यमान है m लिख दिया, मतलब मून का मास का होल बटे बीच का दूरी। तो बीच का दूरी अगर ये चंद्रमा है तो इसका बीच का दूरी रेडियस ऑफ मून होगा कि नहीं, तो इसलिए यहाँ पर होगा रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग का WM का ये फॉर्मूला बन गया। WM मतलब वेट इन मून का फॉर्मूला ये बन गया। इसी तरह से इसी प्रकार अगर हमको यही मतलब हम लोग इसी जो वस्तु है इसको यहाँ पर रख दें तो अभी इसमें भार कितना होगा, तो वो भी यहाँ पर मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। वेट इन अर्थ इक्वल टू क्या बनेगा, तो देखिए फोर्स इन अर्थ, और ये फॉर्मूला क्या बनाएगा हम लोग का, G M तो रहेगा, ये है यही वाला वस्तु ना यहाँ रखे रहे हैं। तो M1 और M2 की जगह में क्या चाहिए मेरा, तो मास ऑफ अर्थ का होल बटे, कहने का मतलब इसी को यहाँ जब रखेंगे तो बीच का दूरी ये ना होगा, तो बीच का दूरी मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ये E लिखा हुआ है, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये बन गया मेरा इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग ना, इसको भागा करेंगे। क्या करेंगे, भाग कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा नहीं खिंचाया। यहां हो गया हम लोग का WM बाई WE इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए WE का WM का फॉर्मूला ही आया ना, तो यही पूरा लिख देते हैं यहाँ पर। क्या हुआ मेरा, G M
m बाई आर एम का स्क्वायर का होल बटे, ये क्या चीज है, जी है, जी, फिर ये m, फिर क्या m मास ऑफ अर्थ का होल बाय रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको हम लोग को सॉल्व कर रहा है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो मेरा अंदाज ये कट गया, ये भी कट गया। तो अब मेरा बचा क्या, मास ऑफ मून बटे रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। अब देखिए ये जो भागा है गुना में चेंज होगा तो क्या होगा, ये वाला पलटेगा ना, तो पलट जाएगा और ये होगा आर ई का स्क्वायर, मतलब रेडियस अर्थ का स्क्वायर बटे मास ऑफ अर्थ। अब हमको क्या करना है, सबका वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना है। तो सबका वैल्यू जो है वो किताब में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर मास ऑफ मून जो है, चंद्रमा का जो द्रव्यमान है लिखा हुआ है 7.36 इंटू 10 टू द पावर 22 kg है। ठीक है, का होल बाय, अच्छा चलिए रेडियस ऑफ अर्थ भी लिख लेते हैं। तो रेडियस ऑफ अर्थ भी दिया हुआ है, आप लोग को दिया हुआ है 6.3, कितना दिया हुआ है 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6 का क्या है स्क्वायर है, तो यहाँ डाल दिया हम स्क्वायर। अब क्या करना है, रेडियस ऑफ मून लिखना है। तो रेडियस ऑफ मून जो है वो आपको दिया हुआ है 1.74 इंटू 10 टू द पावर 10 का पावर है आपको 6 का क्या है स्क्वायर, तो यहाँ कर दिया हम स्क्वायर इंटू मास ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ अर्थ तो याद होगा आप लोग को 6.4 इंटू 10 टू द पावर, नहीं सॉरी 6 होता है 6, तो भी अप्रोक्सीमेटली 6 लेके चलते हैं हम लोग। 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, सबका वैल्यू यहाँ पुट कर दिए। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। सॉल्व कर कीजिएगा ना तो अभी टाइम बहुत लग जाएगा, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ जाता है 1/6। तो आपको क्या करना है, इसी तरह वैल्यू यहाँ पर पुट कर लीजिएगा, उसके बाद सीधे याद करके लिख दीजिएगा 1/6, नहीं तो इसको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा समय पकड़ लेगा। तो क्या हुआ हम लोग का, ये जो है ना वेट इन मून बाय वेट इन अर्थ इक्वल टू क्या है 1/6। तो इस हिसाब से अगर वेट इन मून निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/6 वेट इन अर्थ। तो ये हम लोग का एक बेसिक फार्मूला हो गया है ना। तो अगर कोई हमको पूछता है कि चंद्रमा में वस्तु का भार कितना होता है, तो हमको कहना पड़ता है क्या कि अर्थ में जितना वेट होगा ना, जितना वेट होगा या जितना भार होगा अर्थ में, उसका 1/6 गुना। कहने का मतलब यह है कि अगर हम पृथ्वी से 60 किलोग्राम, सॉरी 60 न्यूटन द्रव्यमान वाला वस्तु को ले गए चंद्रमा में, तो वहां पर उसका वजन कितना होगा, तो उसका वजन कितना होगा, तो 60 का 1/6, ये कटा तो कितना है 10 न्यूटन। तो अगर हम 60 न्यूटन द्रव्यमान वाला, सॉरी 60 न्यूटन वेट वाला वस्तु को ले जाएंगे चंद्रमा में, तो उसका जो भार है वो कितना रह जाएगा, तो 10 न्यूटन ही रह जाएगा। तो मेरे अंदाज से ये इस तरह से आपको निकालना है, ये फॉर्मूला, ये आपको समझ में आया होगा। एग्जाम में ये भी निकालने के लिए पूछता है, तो आपको इसी तरह से टोटल लिखना है और ये बनाना है, और ज्यादा टेंशन लेने का भी जरूरत नहीं है। इस सभी का जो पीडीएफ है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां पर जाइए, वहां से इन सभी का जो पीडीएफ है उस सबको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ तक हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं, तो इसमें जो छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है उसको भी देख ही लेते हैं। तो इसको सबसे पहले साफ कर लेते हैं। तो अभी जो हम लोग पढ़े उसी से रिलेटेड इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जांपल नंबर 10.4 एनसीईआरटी बुक में। क्या पूछा गया है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा। द्रव्यमान मतलब क्या, मास। तो देखिए पहले हल कर लीजिए जो दिया हो उसको लिख लीजिए। वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान बोले तो एम कितना है मेरा 10 केजी, और वस्तु का भार, वस्तु का भार ये पूछा गया है ना। तो वस्तु का भार बोले तो डब्ल्यू, डब्ल्यू का क्या फॉर्मूला होता है mg, अभी पढ़े थे हम लोग।
mg होता है, और m का वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर 10, और g का वैल्यू हम लोग पहले भी पढ़े हैं कितना 9.8, ठीक है। कोई बोलेगा कैसे, तो यहाँ पर लिखेंगे g का वैल्यू कितना होता है 9.8, ठीक है, इसलिए यहाँ पर डाल दिए। अब गुना करेंगे तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा 9.80 और एक अंक के बाद पॉइंट, तो इसलिए 98 न्यूटन। न्यूटन क्यों, क्योंकि वेट का SI मात्रा क्या होता है न्यूटन। तो इस तरह से हम लोग का ये जो एग्जाम्पल है वो बहुत इजीली तरीका से बन जाता है। अब चलिए एक और भी है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसको भी देख लेते हैं। 5 इसमें पूछा गया है क्या कि एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर कितना है 10 न्यूटन है, तो इसका भार चंद्रमा की सतह पर कितना होगा। मतलब पृथ्वी में अगर उसको उसका भार निकालते हैं तो आता है 10 न्यूटन। अब यही चीज को अगर हम ले जाएंगे चंद्रमा में तो वहां पर उसका भार में क्या चेंजिंग होगा या कितना हो जाएगा उसको हमको बताना है। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर, हल कीजिए। अब देखिए चंद्रमा पृथ्वी में वस्तु का भार क्या है मेरा WE, मतलब वेट इन अर्थ कितना है मेरा 10 न्यूटन है। हमको क्या निकालना है वेट इन मून निकालना है। तथा हम लोग जानते हैं ना वेट इन मून इक्वल टू कितना होता है 1/6 वेट इन अर्थ होता है, इसलिए 1/6 किए, और वेट इन अर्थ कितना है 10 है। चलिए इसको भागा कर लेते हैं, चलिए गुना कर लेते हैं 10 बाई ये 10 का 10/6। अब चलिए ना इसको भागा कीजिए कितना आएगा। अगर हम 6 से 10 को भागा कर रहे हैं तो 6 का 6 हो गया, यहाँ पर घटाइए तो कितना हो जाएगा 6 4 10, तो 4 यहाँ पॉइंट डालेंगे तो यहाँ 0, 6 चौके 24, 6 25 30, 6 छक 36, 6 छक 36, तो कितना हुआ सॉरी यहाँ 4 हो गया पॉइंट है इसलिए 0, फिर 6 छक 36। मतलब इस तरह से ये जाते रहेगा ना, तो जाते रहेगा ना, तो क्या करेंगे वहां पर एक डिजिट हम ना बढ़ा देंगे, ये इस तरह से बढ़ते रहेगा। तो क्या करेंगे इधर यहाँ तक, तो इसको सेकेंड वाला जो डिजिट है ना इसको क्या करेंगे एक बढ़ा देंगे, तो लगभग जो मेरा आया वो आया 1.67 न्यूटन। तो देखिए कितना ज्यादा कम हो गया। यहाँ पर पृथ्वी पर इसका जो भार है वो 10 न्यूटन है, और चंद्रमा पर जाकर के कितना हो गया कि 1.67। इसमें लगभग भी लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, लगभग, ठीक है। तो लगभग इस तरह से इसका आंसर हो गया। तो मेरे अंदाज से आज जितना भी हम लोग चर्चा किए सभी टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा और सभी न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।